Hello everyone, welcome you all in this session. So from today onwards, we are going to start MCQ series of Indian polity. इंडियन पॉलिटी जो थ्योरी पार्ट है वो ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ MCQs ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ MCQs ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। सारे क्वेश्चंस जो है टॉपिक वाइज टॉपिक रहेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटी द टॉपिक के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस जो है अपन डिस्कस करांगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने अज के फर्स्ट सीरीज तो सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। तो कैबिनेट मिशन सी जो 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਕਾਫੀ स्ट्रोंगली अगे मूव कर रहा ਸੀਗਾ। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक आया होया सी उस टाइम ते कांग्रेस और मुस्लिम लीग ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਦੇ ਸਟੈਪਫੋਰਡ क्रिप्स तो पहला मतलब कॉन्स्टेंट जो अपनी कैबिनेट मिशन सीगी कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक ਨੂੰ रिजॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ पहला क्रिप्स मिशन भी आया ਸੀਗਾ। उस जो क्रिप्स मिशन ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਸਟੈਪਫੋਰਡ क्रिप्स। और ਇਹ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो कैबिनेट मिशन आई है 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। तो जो कैबिनेट मिशन है क्रिप्स भी ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਲਾਰਡ ਪੈਟਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ। 3 ਮੈਂਬਰਸ कैबिनेट मिशन ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ कैबिनेट मिशन ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। पर दो टॉपिक जो है कैबिनेट मिशन वाला पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों के ही आता है। सो अपने क्वेश्चन के वाल चलते हैं। क्वेश्चन सेगा अपना कि कैबिनेट मिशन के हैड कौन सी है, चेयरमैन कौन सी। तो कैबिनेट मिशन के हैड जो है लॉर्ड पैटिक लॉरेंस सीगे। सी ऑप्शन ये अपना करैक्ट होएगा। ये तीनों मैंबर सीगे, क्रिप्स भी अलेक्जेंडर भी लॉरेंस तीनों मैंबर सीगे। लेकिन जो चेयरमैन सी या हैड कर रहे सी लॉरेंस सीगे। और क्रिप्स ने जो क्रिप्स मिशन की कमेटी आई सीगी उन्होंने हैड किया सीगा। तो उन्होंने नाम तो इस कमेटी में जानते जो कैबिनेट मिशन है इन्हों लॉरेंस हैड कर रहे थे। मैंबर्स तीनों के नाम मैंबर्स याद रखना। कि कोई क्वेश्चन ये भी आ जाता कि विच ऑफ फॉलोइंग वाज द मैंबर ऑफ कैबिनेट मिशन या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मैंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो तीनों नाम याद रखने और चेयरमैन याद रखने। लॉरेंस वाज द चेयरमैन। सी अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन द राइट आंसर है। मूव कर द नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उन्होंने किने अडॉप्ट किया सी, गवर्नर जनरल ने, बी है ब्रिटिश पार्लीमेंट ने, सी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, पार्लीमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इन्होंने जो करैक्ट आंसर होएगा अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होएगी। क्योंकि 1946 के जो कैबिनेट मिशन आई सी उही होया सीगा कि इलैक्शन होएगा, एक इंटरिम गवर्नमेंट चूज की जाएगी। दैन वही गवर्नमेंट अपने कैबिनेट जो है कैबिनेट मिशन के प्लान के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली में चूज करेगी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का काम होएगा पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट भी उन्होंने द्वारा ही किया गया से, बनाया भी उन्होंने द्वारा ही किया सी। कैबिनेट मिशन के ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दसी गई सी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट जो असैंबली सी ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी सी जिहदे चेयरमैन सीगे BR अंबेडकर। तो उन्होंने ही मेन अपना कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की सी। और इन्हों द्वारा ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट 1949 के 26 नवंबर 1949 के अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया सीगा। बट इनफोर्स्ड जो है वो 26 जनवरी 1950 के की गई सी। वर्ड्स भी याद रखने, अडॉप्ट एंड इनैक्ट इन 1949 और इनफोर्स्ड किया गया सी 1950 के। क्वेश्चन इन्होंने वर्ड्स तो भी आ जाते। सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर सी होएगा। जो अडॉप्शन की गल है तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाल अपनी पूरी कॉन्स्टेंट जो असैंबली सी वही डील कर रही सी। ये ही वेरियस कमेटी सीगी जिन्हों एक ड्राफ्टिंग कमेटी सीगी, चेयरमैन सीगे BR अंबेडकर। उन्होंने मेन अपना कॉन्स्टिट्यूशन की पूरा बनाया सीगा डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया लेके। और फिर अडॉप्ट किया सीगा 1949 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट किया सीगा। इनफोर्स किया सी 26 जनवरी 1950 के। दोनों वर्ड्स के डिफरेंस है, दोनों ही डेट याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
The Constituent Assembly for Undivided India first met on the 1946 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਫॉर ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਜਾਂ ਐਲਡੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਲਡਰ ਜੋ ਹੈ ਸਚਿਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਚਿਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸੀਗੇ। ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੈਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੈਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਔਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਚਿਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸੀਗੇ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना when the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947 its reduced membership was, ਇਹਦੀ reduced membership ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੋ Constituent Assembly after independence ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। तो जो कैबिनेट मिशन आया ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 389 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਇਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ 389 ਤੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 299 ਤੇ। ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन व नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की जगह से तो वर्ड लीगल एडवाइजर भी आ सकता है, दोनों सेम ही है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली फॉर्म हुई सी जिहदे विच वेरीअस कमेटी सी, मेजर कमेटीज़, माइनर कमेटीज़, तो उहदे उस असैंबली दे एडवाइज़र कौन सी, लीगल एडवाइज़र नाम दिते आपां नूं डॉक्टर BN राव, डॉक्टर BR अंबेडकर, KM मुंशी और MC सीतलवाड़। तो ये जो लीगल एडवाइज़र सीगे वो सीगे BN राव, अपने करैक्ट आंसर है ए ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन का। अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सीगे, KM मुंशी भी जो है जो अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी सीगी, C एंड D दोनों जो अपने मैंबर्स हैं दोनों ही ड्राफ्टिंग कमेटी के मैंबर से, चेयरमैन BR अंबेडकर सीगे। लीगल एडवाइज़र की गल करिए तो वह BN राव सीगे। ए ऑप्शन ये अपना करैक्ट है। नैक्सट क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है The Constitution of India was enacted by Constituent Assembly set up। Constituent Assembly की गल हो रही है ये अपनी कि इनैक्ट की डेट सीगी अपनी 1949, 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट एंड इनैक्ट की डेट है, इनफोर्स की डेट है 26 जनवरी 1950। डेट से याद रखनी इंपॉर्टेंट है, वर्ड तो क्वेश्चन आते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनैक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। तो क्वेश्चन है अपना कि
किस प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली सैटअप हुई सीगी जिन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ इनैक्ट और अडॉप्ट किया सीगा तो ये सैटअप हुई सीगी 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग उहदी तो आप गल कर रहे हैं 1946 के विच कैबिनेट मिशन आया दैन इलैक्शन हुई दैन कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली की फॉर्मेशन हुई कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली ने फर्दर अपनी मेजर कमेटी माइनर कमेटी की फॉर्मेशन की माइनर मेजर कमेटीज़ के विच एक ड्राफ्टिंग कमेटी सी बी आर अंबेडकर चेयरमैन सीगे जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की है सो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली सैटअप हुई सी और जिन्होंने इनैक्ट और अडॉप्ट किया सी इनफोर्स्ड 1950 के विच कीता गया सी बी ऑप्शन ये अपना 6th क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सैट अप इन तो कदों सैटअप हुई सी कॉन्स्टिट्यूंट जो असैंबली सीगी कैबिनेट मिशन आया सी 1946 के विच और उसके अकॉर्डिंग ही असैंबली सैटअप हुई सी तो अपना 1946 राइट आंसर है बी ऑप्शन। Next question is who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India तो inaugural मतलब फर्स्ट मीटिंग तो 9 दिसंबर ਨੂੰ फर्स्ट हुई सी उस तो बाद 11 दिसंबर ਨੂੰ उस तो बाद 13 दिसंबर ਨੂੰ हुई सी मीटिंग अपनी सो 9 दिसंबर ਨੂੰ टैंपरेरी प्रेजिडेंट चूज किए गए सी जो ओल्डेस्ट मैंबर सीगे पूरी असैंबली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एल्डेस्ट मैंबर सीगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टैंपरेरी प्रेजिडेंट चुनिया गया सी 9 दिसंबर ਨੂੰ दैन 11 दिसंबर ਨੂੰ अपने जो परमानेंट या रियल प्रेजिडेंट सीगे राजेंद्र प्रसाद उन्होंने चूज किया गया सीगा सो 9 दिसंबर ਨੂੰ इनॉग्रल ਤੇ सचिनंद सिन्हा ये ऑप्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ परमानेंट या टैंपरेरी परमानेंट या रियल प्रेजिडेंट नहीं सीगे टैंपरेरी प्रेजिडेंट सीगे 9 दिसंबर ਨੂੰ ਰਹੇ ਸੀ 11 दिसंबर ਨੂੰ राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर ਨੂੰ प्रेजिडेंट बन गए सीगे 9 दिसंबर ਨੂੰ सचिनंद सिन्हा सीगे प्रेजिडेंट ये ऑप्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ करैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution तो बार बार डिस्कशन होगी अपना ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन सीगे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर डी ऑप्शन ये अपना करेक्ट है डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया इतने जो एक नाम हो दिता तेज बहादुर सप्रू एंड बी आर अंबेडकर तो ये दोनों नाम तो एक क्वेश्चन होर आता है कि किहड़े ते दो मैंबर सीगे जिन्हों ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप हिस्टरी के पढ़िया तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किन्हों ने अटेंड कीतियां सी तो तेज बहादुर सप्रू एंड बी आर अंबेडकर दोनों वो मैंबर सीगे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीतियां सी अपना इत्थे क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन सी तो बी आर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वह मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution तो फर्स्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ बताना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की फॉर्मेशन कदों हुई सी 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ तो उस अकॉर्डिंग आप सारे आंसर्स ਨੂੰ एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इतने वैसे अगर आप गल करिए तो अपने कहा जाता है कि अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे ਸੀਗੇ लेकिन इतने क्वेश्चन है क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देखनी है क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ देख रहे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ਨੂੰ कितना टाइम लग्या ਸੀਗਾ कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ पास करने के लिए पास मतलब अडॉप्ट और इनैक्ट जो किया ਸੀਗਾ इनफोर्स लेटर ऑन किया ਸੀਗਾ तो ਉਹਨੂੰ कितना टाइम लग्या ਸੀ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ तो ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਾਂ फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 1949 दैन 1948 1947 ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 1946 और कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की फर्स्ट मीटिंग भी दिसंबर 9 ਨੂੰ हुई सी और 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया सी तो 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 साल प्लस करो इतने दिता है अबाउट 3 ईयर्स सिंस दिसंबर 9 1946 तो 3 साल पास आप करते हैं तो अपना 1949 ही बनता है लमसम दिसंबर आ जाता वैसे पर नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ अपना पास किया गया सीगा बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ पास किया गया सी तो इतने क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के रिलेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने कदों कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ पास किया सीगा तो अबाउट मतलब अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं है अबाउट 3 ईयर्स सिंस दिसंबर 1946 अपना करेक्ट आंसर रहेगा डी। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली तो इतने इन्होंने फर्स्ट प्रेजिडेंट या फिर फर्स्ट सैशन दे चेयरमैन कौन सी प्रेजिडेंट कौन सी ये नहीं पूछा इतने डायरेक्टली पूछा है कि प्रेजिडेंट कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे तो सचिनंद सिन्हा टैंपरेरी प्रेजिडेंट सीगे एक्चुअल प्रेजिडेंट वो नहीं सीगे राजेंद्र प्रसाद एक्चुअल प्रेजिडेंट सीगे कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे तो ही अपना इतने करेक्ट आंसर होएगा 11th का बी राजेंद्र प्रसाद करेक्ट अपना आंसर होएगा एक्चुअल के यही प्रेजिडेंट से 11 दिसंबर को प्रेजिडेंट बने थे। सचिनंद सिन्हा 9 दिसंबर को टैंपरेरी प्रेजिडेंट बने थे। नैक्सट क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है
The demand for the Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at। तो ਇਹਦੀ अगर ਆਪਾਂ पूरी हिस्ट्री देखिए तो 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ M.N. रॉय ने कि ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਐਨੂਅਲੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਕੰਪਲੀਟ 1885 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਈਡੀਆ M.N. रॉय ने 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1936 ਦਾ ਈਅਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੌਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 1936 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ The Constituent Assembly arrived at a decision on the various provisions of the Constitution। तो जो Constituent Assembly है काफ़ी डिबेट्स हुई सी, काफ़ी डिस्कशनस हुई सी, कुछ लोग एग्री करते सी, कुछ लोग डिसएग्री करते सीगे, लेकिन फाइनली जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया वो किहड़े डिसीजन ते अराइव होकर पास किया है, मतलब किदा कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया कि हाँ यही चीज़ सही है या यही चीज़ गलत है। ये ऑप्शन है बाय मेजोरिटी वोट कि जिन्होंने जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के जिन्ने ज़्यादा लोगों ने किस चीज़ लिए वोट की तो उस चीज़ को एक्सैप्ट कर लिया गया, जिते वोट घट से नहीं एक्सैप्ट किया गया। बाय 2/3 मेजोरिटी मतलब तो अगर जिन्ने मैंबरस प्रेजेंट है ਉਹਦਾ 2/3 कर देना उसदे नाल मेजोरिटी दे नाल सिलेक्ट किए हुए है। बाय कॉन्सेंसस कॉन्सेंसस का मतलब है एग्रीमेंट के नाल एग्री करना कि सारे ने ही एग्री किया है। और डी है यूनानिमसली होंगे कि सारे ने ही हाँ की, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असैंबली है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अपना बाय कॉन्सेंसस एग्रीमेंट के नाल पास किया सीगा। सी ऑप्शन ये करैक्ट है। ना ही कोई वोट होए सी, ना ही कोई यूनानिमसली हुए सी, मतलब सारे लोगों ने एग्री नहीं किया सी, कुछ लोग अगेंस्ट भी सी किसी चीज़ के, कोई हर एक तो अपनी अपनी आइडिया सीगा, हर एक बहुत डिबेट्स हुई सी इस चीज़ के बारे। तो कॉन्सेंसस एग्रीमेंट के नाल पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया सीगा। सी ऑप्शन ये करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है The most profound influence on the drafting of the Indian Constitution was experienced by। सो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच बहुत सारी चीज़ां वो वेरियस कंट्रीज़ दे कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया लैके की हुई है। तो अपना इत्थे वही गल हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के उपर सब तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है किहड़े पॉइंट्स या किन्ना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन तो किहड़े लॉस तो आप आइडिया लैके अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया होया जिससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अपना। फर्स्ट है US कॉन्स्टिट्यूशन। तो US के कॉन्स्टिट्यूशन तो आप फंडामेंटल राइट्स और जो अपने प्रीएम्बल है वो अडॉप्ट किए हुए हैं। भी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो आप पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है पूरा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया होया है, उन्होंने अडॉप्ट किया आइडिया लिया दैन उन्होंने मॉडिफाई किया अपने इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग। सी ऑप्शन अपने दिता होया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी है फ्रेंच आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रेंच तो आप लिबर्टी फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ अडॉप्ट किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजोरिटी के अपना पूरा इन्फ्लुएंस रहा सी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 का एक्ट सीगा उन्होंने ही बेस रख के अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग जो है स्टार्ट की गई सी। तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस 1935 के एक्ट का सीगा। सी ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ के बारे भी डिस्कस पूरा किया है कि किहड़ी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का किहड़ा पार्ट है किहड़ी कंट्री तो लिया वो सारा डिस्कस किया है, सारा A to Z कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी चीज़ है चाहे वो DPSPs है, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो रशिया तो लिया है, फंडामेंटल राइट्स है USA तो लिया है, जर्मनी तो की लिया है, आप आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो की लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन तो की लिया, कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन तो की लिया, कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन तो आप ही लिया, सेंटर ज़्यादा स्ट्रोंगर रहेगी एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स।
तो किहड़ी कंट्री दे कॉन्स्टिट्यूशन तो किहड़ी चीज़ लई है इहदे बारे सारे डिस्कशन कीता होया और मैं उहदे विच भी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि 1935 दे एक्ट दे बारे भी डिस्कस कीता सीगा कि किहड़ी किहड़ी चीज़ां 1935 दे एक्ट तो आपां लईआं ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना 1935 दे एक्ट तो रहा सी ऑप्शन इहदे विच अपना करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन दे वल मूव करदे हैं। नैक्सट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इत्थे आपां नूं चेयरमैन के नाम दसने कि यह कमेटी के कौन मैंबर्स से चेयरमैन से कमेटीज़ मैं तुहानूं भी दस्सिया सीगा कि कॉन्स्टेंट असैंबली दी ही फर्दर बहुत सारी कमेटीज़ सीगी मेजर कमेटी एंड माइनर कमेटी तो इत्थे उन्होंने कमेटीज़ का ही नाम दिता चेयरमैन आपां दसने। ड्राफ्टिंग कमेटी वेरी ईजी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सीगे BR अंबेडकर। देन उस तो बाद कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटीज़ राइट्स तो वल्लभ भाई पटेल अपने फंडामेंटल और माइनॉरिटी राइट्स के चेयरमैन सीगे इस कमेटी दी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सीगे जवाहर लाल नेहरू और जो वर्किंग कमेटी सीगे ये चेयरमैन सीगे कन्हैया लाल मुंशी। थर्ड अपना ये करैक्ट है तो ये ए दा है अपना फोर्थ बी दा है फर्स्ट सी दा है सैकेंड और डी दा है थर्ड तो ये अकॉर्डिंग आप आंसर चेक करांगे अपने ये ए दा फोर्थ बी सी डी तिना च दिता होया बी दा फर्स्ट सी और डी च दिता होया सी दा अपना हैगा 4 सी दा अपना सॉरी सी दा अपना हैगा इहदे विच सैकेंड यूनियन सैकेंड आएगा तो इहदे विच अपना डी ऑप्शन करैक्ट है। ए दा 4 बी दा फर्स्ट सी दा सैकेंड एंड डी दा थर्ड तो अपना 4 1 2 3 डी ऑप्शन इहदे विच करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन दे बाद मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आप इहदे विचों ट्रू दसनी है। The Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in the year 1946 की Constituent Assemblies provincial assemblies द्वारा elect की गई 1946 के विच ए स्टेटमेंट है। बी है जवाहरलाल नेहरू MA जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल व members of the Constituent Assembly of India कि तीनों members से Constituent Assembly दे। C statement है फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1947 जनवरी 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट सेशन हेल्ड होया सी। डी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 तो डी स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है क्योंकि अडॉप्शन की गल है 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ अडॉप्ट होया सी इत्थे 1950 ਦਿੱਤੀ है। सी भी स्टेटमेंट है क्योंकि मैं बार बार दस चुकी है 9 दिसंबर 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट अपनी मीटिंग हुई सी कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली की। बी भी रॉन्ग है क्योंकि जिन्ना इस कमेटी के मैंबर नहीं सीगे। मुस्लिम लीग लेटर ऑन लीव कर गई सी कैबिनेट मिशन तो बाद इलैक्शन होए तो बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली की फॉर्मेशन हुई तो ये लीव कर गए सी मैंबर नहीं सीगे तो ये अपना एक ही ऑप्शन बचता ए ऑप्शन अपना ये करैक्ट है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग इलैक्शनस होंगे उन्होंने प्रोविंशियल असैंबलीज इलैक्ट होंगे दैन यही अगे फर्दर प्रोविंशियल असैंबलीज ही कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली में इलैक्ट करके भेजणगियां तो यही स्टेटमेंट करैक्ट है ए ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाता। नैक्सट क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ये भी आप मैच करना है तो जुलाई 22 1947 के ये सारी चीज़ा भी पूरा किया है कि किहड़ी डेट में अपना नैशनल एंथम अडॉप्ट किया नैशनल सॉन्ग कदों अडॉप्ट किया नैशनल फ्लैग कदों अडॉप्ट किया सारा कुछ भी डिस्कस किया है। तो जुलाई 22 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ अपना जो है नैशनल फ्लैग में अडॉप्ट किया गया सीगा ये दा फोर्थ हो जाएगा। जो जनवरी 24 1950 है इस टाइम पे अपना जो है नैशनल सॉन्ग और नैशनल एंथम दोनों ही अडॉप्ट किए थे अपना नैशनल सॉन्ग इतने दिता है ये फर्स्ट हो जाएगा। जनवरी 24 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ नैशनल सॉन्ग प्लस नैशनल एंथम दोनों अडॉप्ट किए गए थे। जनवरी 26 1950 ਨੂੰ जो है अपना ये नैशनल जो एंबलम है उन्होंने अडॉप्ट किया गया सी इस टाइम पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स किया गया सी नैशनल एंबलम अडॉप्ट किया गया सी। मार्च 22 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ नैशनल कैलेंडर है उन्होंने अडॉप्ट किया गया सी गवर्नमेंट के द्वारा सारे ही इंपॉर्टेंट है। इस तो अलावा जो होर इंपॉर्टेंट है एक तो जनवरी 24 1950 में नैशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया एक नैशनल एंथम भी सेम डेट पर अडॉप्ट किया गया सीगा और दूसरा अपनी जो है अपना रैक्टिफाई किया कॉमनवैल्थ की मैंबरशिप में मई 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब परमानेंटली मैंबरशिप ली सी कॉमनवैल्थ की 1949 मई में तो कुछ डेट्स और ईयर्स इंपॉर्टेंट है ये सारी एज इट इज याद रखने तो ये अपना मैच द फॉलोइंग सीगा। हुण आप ऑप्शन देखते हैं ये सो अपना ये ए दा हैगा फोर्थ आपां नूं ये ए और सी दे विच दिता होया बी दा है अपना 1 ए दे विच दिता होया तो 17th का ए वाला ऑप्शन करैक्ट हो जाएगा।
ਜੁਲਾਈ 22 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 24 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੋਨੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਰਚ 22 ਨੂੰ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲੰਡਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच आप दसना है। तो नेशनल सॉन्ग अपना है वंदे मातरम, करेक्टली मैच है। इंडियन नेशनल फ्लावर इतने रोज़ दिता है अपना लोटस है, लोटस अपना नेशनल फ्लावर है ना कि रोज़ है। तो ए वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी सॉरी, आप करेक्टली मैच दसने। अगे तो ऑप्शन देखते हैं। अगे थर्ड है अपन इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर, तो ऑप्शन सही है, टाइगर ही अपना नेशनल एनिमल है। फोर्थ है इंडियन नेशनल बर्ड ईगल, तो इनकरेक्ट है, पीकॉक अपनी नेशनल बर्ड है। तो इतने आप करेक्टली मैच दसने सी, तो 1 एंड 3 जो करेक्टली मैच है, इतने लोटस है, रोज नहीं है, और नेशनल बर्ड अपनी पीकॉक है ना कि ईगल। तो करेक्टली मैच 1 एंड 3 ऑप्शन देख लेने हैं। इतने डी दे विच दिता है 1 एंड 3, तो डी ऑप्शन ये विच अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग was adopted by Constant Assembly of India in, तो कदों अडॉप्ट किया गया सीगा हुणे डिस्कस किया जुलाई 22 1947 दे विच। तो सी ऑप्शन दे विच अपना करेक्ट हो जाएगा जुलाई 22 1947। और डिज़ाइनर अगर आप गल करिए डिज़ाइन किन्ना ने किया सीगा, तो पिंगल वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया सी। और अपने फ्लैग का जो रेशो है 2:3 का रेशो रहिंदा हैगा। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तिन्हां दे उपर क्वेश्चन आया, डिज़ाइनर दे उपर भी क्वेश्चन आया, कदों अडॉप्ट किया सी, डेट भी आई है, और रेशो की है इंडियन फ्लैग का, ये उपर भी क्वेश्चन आया। अपना जो 3 कलर्स है, सैफरॉन अपना करेज नूं डिफाइन करता है, वाइट कलर मिडल दे विच पीस नूं डिफाइन करता है, और ग्रीन कलर जो है वो अपनी डेवलपमेंट ग्रोथ नूं डिफाइन करता है। तो इस अकॉर्डिंग 3 कलर्स चूज किए गए सीगे। और 22 जुलाई 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ और डिज़ाइन किया सीगा पिंगल वेंकैया जी द्वारा। सी ऑप्शन ये करैक्ट आंसर है। अज की सीरीज़ का जो अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर जो आप जो है रेगुलरली MCQ सीरीज़ के अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन कवर करांगे। जो अपना अज का 20th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपनी अज की सीरीज़ का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के किहड़े प्रिंसिपल फीचर्स सीगे, ये भी पूरा आप पूरा कंप्लीटली 1909 का एक्ट, मॉडलिमेंट ऑफ रिफॉर्म एक्ट, 1919 का एक्ट, देन उस तो बाद 1935 का एक्ट, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है सारे कवर किए हुए आप। तो ये 4 स्टेटमेंट दी हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डायाची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। सेकेंड स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। सी जो अपनी थर्ड स्टेट है डिवैल्यूएशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। फोर्थ है एक्सपेंशन एंड रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। तो ये आप दसनी है किहड़े फीचर्स सीगे 1919 के एक्ट के। तो इत्थे अपनी जो सेकेंड स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग सैपरेट इलैक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये चीज़ 1919 के एक्ट के नहीं, 1909 के एक्ट के आई सी, जिन्होंने आप मॉडलिमेंट रिफॉर्म भी कहने। सो ये उदों आई सी। तो आप इतों डायरैक्टली कह सकते हैं कि सैकेंड ऑप्शन तो अपना नहीं सीगा जो 1919 का एक्ट दस सीगा। तो ये तो बाद आप ऑप्शनस देखांगे। आंसर करने का राइट तरीका होंगे हम जिदे भी अपना सैकेंड ऑप्शन होएगा उन्होंने आप एलिमिनेट कर देंगे। तो ये भी सैकेंड दिता है इनकरैक्ट है, बी ये भी सैकेंड दिता है इनकरैक्ट है, सी भी सैकेंड दिता है इनकरैक्ट है। तो अपना राइट आंसर ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा कि 1, 3 एंड 4 जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों ही अपने जो 1919 का एक्ट सीगा ਉਹਦੇ फीचर्स ਸੀਗੇ जो सैपरेट इलैक्टोरेट है 1909 का एक्ट ਸੀਗੇ। तो एक सिंपल जी स्टेटमेंट के नाल ही पूरे अपना क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप थोड़ी रिविजन हुई होगी और चंगी तरह समझ आया होगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल in this Indian polity MCQ series. So in the previous session we have completed at around 20 questions. So आज जो सी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट और सीरीज के 21st क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है which of the following proved to be most short lived of all the British constitutional experiments in India।
ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1773 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੈਨ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਟ, ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1947 ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1909 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1935 ਤੱਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਈਅਰਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀ 1909 ਦਾ, ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ 1784 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 1909 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 1909 ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1935 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 1909 ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵ ਸੀਗਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो बी इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following acts formally introduced the principles of election for the first time। तो फर्स्ट टाइम किहड़े एक्ट दे विच इलैक्शन इंट्रोड्यूस किए गए सीगे। तो पूरे एक्ट वैसा है पर डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਵਾਇਸਰਾਇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਊਂਸਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ 1892 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਏ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਖੁਦ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਜੋ ਕਾਊਂਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, 1892 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1909 ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਲਈ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। तो ये ऑप्शन ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵੱਲ मूव ਕਰਦੇ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following features do not contribute to making the Indian constitution the bulkiest in the world। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਬਲਕੀਐਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਲਕੀਐਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। तो ये बल्किएस्ट बनाता है क्योंकि इंडिया के 3 इमरजेंसीज दी हुई अपन 352 नैशनल इमरजेंसी, 356 प्रेजिडेंट रूल, 360 फाइनैंशियल इमरजेंसी। एक तो 3 इमरजेंसीज दी, फिर इन्हें इमरजेंसी के की किदां दे रिलेशन होंगे यूनियन और स्टेट दे विच, यूनियन का की रूल होएगा, कौन लॉस पास करेगा, कौन ऑर्डीनेंस पास कर सकता है, इमरजेंसीज रिमूव किद्दां कीतियां जाणगियां,
ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਂਥੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕॉन्स्टिट्यूशन है ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। दूसरा है इट कोडिफाइज द राइट एंड प्रिविलेजेस द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव तो जो मैंबर्स होंगे MPs होंगे या फिर MLAs जो होंगे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ, ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹਾਰਡਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹ। थर्ड है इट इनोमरेट्स ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड। तो सारी सिटीजनशिप्स जो है अपनी जिन्नी भी सिटीजनशिप दी अपन 5 ਤੋਂ 11 तक ਦੇ जो अपने आर्टिकल्स है वो डील करते हैं ना कि जो सिटीजनशिप्स ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ 5 ਤੋਂ 11 ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ और मोर ओवर जो आर्टिकल 11 है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਰਸਟ ਲਾਅ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਮਸ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो जो अपना सिटीजनशिप वाला पार्ट है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ नहीं ਵਧਾਉਂਦਾ क्योंकि बहुत छोटा है। आर्टिकल चाहे 5 ਤੋਂ 11 है लेकिन 1-2 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ और मोर ओवर सिर्फ 1950 तक ਦੀ सिटीजनशिप ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। फोर्थ है इट कंटेन्स नॉट ओनली लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो द रिस्ट्रिक्शन टू बी प्लेस्ड ऑन दैम। तो ये वाले अपनी जो है कंट्रीब्यूट करता है, फंडामेंटल राइट्स वाला जो अपना है कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि अपने 12 to 35 तक के जो आर्टिकल्स है 12 to 35 तक के आर्टिकल्स ये फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स में भी वेरीअस पार्ट्स के डिवाइड किया गया। फिर वो अंदर किहड़ा राइट है वो भी दसिया गया कि इन्हें किद्दां रिस्ट्रिक्शनस लाई जा सकती है, किद्दां इन्हूं यूज़ किया जा सकता, वो बारे भी बहुत लंबा सारा प्रोसीजर दिता गया। अपना 35 आर्टिकल है 32 आर्टिकल है सॉरी 12 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ जो 32 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ 5 ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो सैकेंड और थर्ड सीगा सी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। बाकी का जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है और इमरजेंसी वाला पार्ट है अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ में इंक्रीज कर दे क्योंकि बहुत डिटेल के दिते हुए हैं। सिटीजनशिप वाला आर्टिकल चाहे अपने 5 ਤੋਂ 11 है नंबर ज़्यादा है लेकिन इन्हें डिटेल के नहीं 1-2 लाइनों के कंप्लीट है। राइट्स और प्रिविलेज वाला भी इन्ने ज़्यादा नहीं है, 1 और 2 आर्टिकल्स है जो डील करता है भी बहुत छोटे फॉर्म के लिखे हुए हैं। तो सी ऑप्शन ये अपना करेक्ट हो जाएगा कि ये दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करते इमरजेंसी वाला राइट्स और प्रिविलेज वाला। बाकी दे सॉरी राइट्स एंड प्रिविलेज और सिटीजनशिप वाला कंट्रीब्यूट नहीं करते, इमरजेंसी और फंडामेंटल राइट वाला लेंथ के कंट्रीब्यूट करते। सी ऑप्शन ये करेक्ट है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिन्होंने कॉन्स्टेंट असैंबली के पास किया गया सी बाय जवाहर लाल नेहरू ये लिखा गया सीगा कि इनकी कॉन्स्टेंट असैंबली का काम सीगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के चीज़ां होंगे कि चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। फिर इनू ही बेस रख के और USA के प्रिएम्बल तो आइडिया लैके इनू प्रिएम्बल के कन्वर्ट किया गया सीगा। सो फर्स्ट पार्ट है अपना इट वॉज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टेंट असैंबली। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही मूव किया गया सीगा।
नाम याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कितना द्वारा मूव किया गया सी, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूव किया गया सी। सैकेंड है इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट्स फॉर माइनॉरिटी, तो कि माइनॉरिटीज़ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੀਜਨ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। थर्ड है इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो नो फंडामेंटल राइट ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ। ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਬਣਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚੈप्टर आया। फोर्थ है इट कॉल्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड सैकुलर ओनली, सोशलिस्ट एंड सैकुलर पॉलिटी। सो ये भी अपनी इनकरेक्ट है क्योंकि सिर्फ सोशलिस्ट और सैकुलर नहीं है, वो रिपब्लिक बहुत सारे और भी वर्ड्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मैंशन सीगे जो अपने सीगे। तो इतने अपना है कि नॉट करेक्ट, तो वो थर्ड एंड फोर्थ नॉट करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू और माइनॉरिटीज राइट वाला दोनों ही अपनी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड एंड फोर्थ नॉट करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ सी ऑप्शन दिता है, तो सी ही ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नैक्सट क्वेश्चन के वाल मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है Which of the following items is wrongly match? इन्हां विचों किहड़ी wrongly match है? फर्स्ट है December 9, 1947 कॉन्स्टेंट असैम्बलीज फर्स्ट मीटिंग, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि 1947 है 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ मीटिंग हुई सी और ये प्रीवियस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। दूसरा है November 26, 1949 the people of India adopted, enacted, gave to themselves the constitution, तो yes adopt और enact 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। commencement ਦੀ या फिर इस्टैबलिशमेंट ਦੀ या फिर इन्फोर्समेंट ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 1950 ਦੀ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, तो ये स्टेट भी करेक्ट है। अडॉप्ट और इनैक्ट का मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रीवियस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ याद रखिया ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि दोनों वर्ड्स याद रखने हैं। अडॉप्ट और इनैक्ट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट है January 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाय द मैंबर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट असैम्बली, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि जनवरी 24 ਨੂੰ साइन किया सी, दैन 26 जनवरी ਨੂੰ कमेंस कर दिता गया सीगा और अडॉप्ट 26 नवंबर ਨੂੰ किया गया सीगा। करेक्ट सिद्ध में क्योंकि इतने साइन की गल हो रही है, कमेंसमेंट की गल नहीं हो रही। कमेंसमेंट की डेट 26 जनवरी है 1950 की, साइनिंग 24 जनवरी ਨੂੰ ही हो गई सी 1950 ਦੇ। डी स्टेटमेंट है अपनी जनवरी 26, 1950 द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी करेक्ट है। कमेंसमेंट की डेट 26 जनवरी है जो, और साइनिंग की डेट 24 जनवरी है और अडॉप्शन की डेट 26 नवंबर 1949। तो इतना पर रॉन्गली मैच दसना सीगा, तो रॉन्गली मैच अपना ए वाला है क्योंकि 1946 December 9 ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट मीटिंग हुई सी, ना कि 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ए ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following provisions of the Constitution came into force from November 26, 1949? तो नवंबर 26 नवंबर 1949 जो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट एंड इनैक्ट किया गया सीगा, तो उस टाइम ते सारे ही लॉज नहीं इन्फोर्स कर दिते गए सी, कुछ चीज़ां सीगियां जो उस टाइम तो इन्फोर्स कर दित्तियां गई सी। बाकी दी जो है 26 जनवरी 1950 तो जो कमेंसमेंट की डेट सीगी उदों इन्फोर्समेंट दे विच आईयां सीगियां। तो इहदे विच किहड़ी चीज़ां सीगियां जो इन्फोर्समेंट दे विच आईयां सी उस टाइम ते, तो प्रोविजनस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, तो ये चीज़ उस टाइम ते इन्फोर्स कर दी गई सी 1949 दे विच ही, क्योंकि उस टाइम ते पार्टीशन तो बाद सिटीजनशिप का काफ़ी इशू चल रहा सी, तो इसलिए इन्हूं प्रायोरिटी दे विच इन्फोर्स कर दिता गया सीगा। नैक्सट है प्रोविजनस रिलेटेड टू इलैक्शनस, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि उस तो बाद इंडिपेंडेंस तो बाद इलैक्शनस होने सीगे जो 1950 तो बाद होए सीगे, तो उस चीज़ के लिए भी इन्हूं फर्स्टली इन्फोर्स कर दिता गया सी कि इलैक्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट होए। थर्ड है प्रोविजनस रिलेटेड टू प्रोविंशियल पार्लीमेंट, जो स्टेट सी जो पार्लीमेंट सी उन्होंने रिलेटेड, तो ये भी पास कर दिता गया सीगा कि सारी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो स्मूथली रन कर सके। फोर्थ है फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं 1950 जो कमेंसमेंट की डेट है 26 जनवरी उदों ही इन्फोर्समेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ इन्फोर्समेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं आए ਸੀਗੇ। इन्फोर्समेंट ਦੇ ਵਿੱਚ जो है अपना फर्स्ट सैकेंड और थर्ड आया ਸੀਗਾ, तो ਇਹਦੇ ऑप्शंस देख लेने फर्स्ट सैकेंड और थर्ड सी ਦੇ ਵਿੱਚ है, सी अपने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following acts gave representation to Indians for the first time in legislatures? तो legislatures ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹੈ, ਇੱਕ legislative council और एक legislative assembly। जो assembly है इत्थे legislator ਇਹਦਾ क्वेश्चन है अपना। council ਦੇ ਵਿੱਚ जो entry है ਉਹ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ क्वेश्चन है ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਦਾ, तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ 1935 ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1909 ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 1935 ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड बाय। सो फर्स्ट जो है 1773 का ही जो रेगुलेटिंग एक्ट ਸੀਗਾ इस एक्ट की स्टार्टिंग तो ही जो क्राउन सी या ब्रिटिश गवर्नमेंट आप कहीए उन्हें जो कंपनी इंडिया के रूल कर रही सी उहदे पर रिस्ट्रिक्शन थोड़ियां लानी स्टार्ट करदियां सी। मतलब हम रेगूलेशन के लिए कुछ ना कुछ एक्ट पास करन लग गए सीगे, लेकिन फिर अपनी हुई सी रिवोल्ट हुई सी, लेकिन कंप्लीटली ओवरटुक नहीं किया सीगा। कुछ राइट्स कंपनी को सीगे, कुछ राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीगे। जो 1857 की रिवोल्ट हुई जिहदे विच ब्रिटेन नूं काफ़ी लॉस होया सीगा, उस तो बाद एक्ट पास किया सीगा 1858 दे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये कह के कि असी इंडिया नूं बैटर बनाने के लिए एक्ट पास कर रहे हैं। तो इस एक्ट के विच लीगली जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्हें कंपनी का सारा जो मैटर सीगा अपने हाथ में ले लिया सी, कंपनी नूं कोई राइट नहीं दिता। तो बी ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर है। सिंपली 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ रिवोल्ट हुई, सो रिवोल्ट में देखते हुए 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रिटिश क्राउन ने सारी इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ले ली। सो बी ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये आप दसना है कि केड़ा करैक्ट है। इतने ऑप्शन अपन दिते हुए हैं, ए ऑप्शन है 2 and 1 करेक्ट, बी ऑप्शन है 2 and 3 करेक्ट, सी है 1 and 2 करेक्ट और डी है 1 and 3 करेक्ट। तो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अपना इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा है लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि लार्जली जो अपना जिन्ना भी अपना पॉलिटिकल पार्ट है वो सारा का सारा मोस्टली 1935 के एक्ट तो लिया गया। हालांकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स बहुत सारे वेरियस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया लैके अडॉप्ट किए गए, लेकिन 1935 का मेजोरिटी के इन्फ्लुएंस रहा अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथीएस्ट होने का भी एक रीज़न यही है कि 1935 का एक्ट खुद ही बहुत लेंथीएस्ट मतलब एक लेंथीएस्ट पार्ट सीगा और फिर यदा ही आप एज अ बेस रख के अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सीगा। लार्ज काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा सीगा 1935 का एक्ट। तो एक्ट ही काफ़ी लेंथीएस्ट सीगा, तो अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी लेंथीएस्ट होया। तो ये जो है अपनी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी करैक्ट आंसर होगा। ये 29th क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सैकुलर स्टेट मीनस, सैकुलर स्टेट का मतलब होंदा है कि सारे ही रिलीजियस नू फ्रीडम है अपनी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस नू फॉलो करने के लिए। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन्स के कोई इंटरफेरेंस नहीं पे इंटरफेरेंस नहीं करेगी। सैकुलर का मतलब एज एन ए होंगे, पर आप ये ऑप्शन देखने हैं कि स्टेट ट्रेड्स और रिलीजन इक्वली। यस, सैकुलर का मतलब यही होंगे सारे रिलीजन्स इक्वल्स होंगे। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप विल अलाउड टू ऑल पीपल। यस, सारे ही लोगों को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो फेथ या वर्शिप है, वो सारी अलाउड होंगे हैं। नैक्सट स्टेटमेंट है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शंस आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि विदाउट एक्सेप्शंस, क्योंकि इतने वर्ड लिखा है अपना जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के पार्ट के जो आर्टिकल 29 और 30 है, उहदे विच जो एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन है 29 एंड 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे गल की हुई है, पर वो माइनॉरिटीज़ के बारे गल की हुई है, मतलब तो एक्सैप्शनल है। सारे ही रिलीजन हुई है, ये एक्सैप्शन है कुछ माइनॉरिटी के रिलीजन या कल्चरली माइनॉरिटी के जो एरिया है उन्होंने ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग सैटअप करने की जो है परमिशन मिली हुई है। तो वो एक्सेप्शन है, विदाउट एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन है, तो अपनी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ है स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती एम्प्लॉयमेंट के लिए। रिलीजन तो कॉलम दिता जाता है एप्लीकेशन फॉर्म के, लेकिन उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। सो अपने ये क्वेश्चन जो सीगा कि सैकुलर का मतलब की है, तो फर्स्ट सैकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। फर्स्ट सैकेंड एंड फोर्थ डी ऑप्शन दिता है, फर्स्ट सैकेंड एंड फोर्थ। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये विदाउट एक्सैप्शन दिता है, बल्कि एक्सैप्शन के नाल है आर्टिकल 29 एंड 30 जो अपना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के नाल डील करता है। नैक्सट क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है The nationalist demand for constant assembly was for the first time conceded by the British government through indirectly and with reservation in the। तो किहड़े ऑफर दे विच है, किहड़े प्रपोजल दे विच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियंस नैशनलिस्ट उस टाइम कॉन्स्टेंट असैंबली की गल कर रहे थे, कॉन्स्टेंट असैंबली होनी चाहिए है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और उहदे विच सारे इंडियंस ही होने चाहिए है, इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे। तो ये डिमांड किहड़े एक्ट दे विच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सैप्ट कर ली सी। जो एक्ट जो कॉन्स्टेंट असैंबली का रेजोल्यूशन है 1936 की जो मीटिंग हुई सी कांग्रेस की लखनऊ के जिदे प्रेजिडेंट नेहरू से उदों पास किया गया सीगा, और उस टाइम पर जो है वर्ल्ड वॉर सैकेंड का टाइम चल रहा सी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के उपर प्रैशर सीगा जो बाकी यूएस एंड रशिया का सी, जो रशिया सीगे कि वर्ल्ड वॉर सैकेंड इंडियंस का अपन सपोर्ट चाहिए, तो इन्हों जो डिमांड कर रहे हो इन्हों एक्सैप्ट कर ली जाए। तो उस वर्ल्ड वॉर सैकेंड के चक्कर ये वाली डिमांड एक्सैप्ट की गई सी, अदरवाइज वो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की डिमांड जो सी नैशनलिस्ट थी उन्होंने एक्सैप्ट नहीं कर रहे सी। तो क्वेश्चन है किहड़े एक्ट के एक्सैप्ट की गई सी। आपां जो ऑप्शन दिते गए हैं ये ऑप्शन है क्रिप्स प्रपोजल, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन प्लान और एक्ट ऑफ 1935। तो जो अपना 1935 का एक्ट आया सीगा 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। क्रिप्स जो प्रपोजल है ये वाला अपना आया सीगा 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, अगस्त ऑफर आया सीगा 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, कैबिनेट मिशन प्लान आया सीगा 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। इस अकॉर्डिंगली ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। तो सब तो पहला जो अगस्त ऑफर ਸੀਗਾ 1940 ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो उन्होंने एनुअल मीटिंग होती सी। 1940 वाले दे विच जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली की जो डिमांड है उन्होंने एक्सैप्ट कर लिया सीगा। अगस्त के आए सी 1940, तो अगस्त ऑफर इनू कहते हैं। लेकिन इस ऑफर में जो है रिजेक्ट करता सीगा बहुत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग सैपरेट नेशन की डिमांड कर रही सी। अगस्त ऑफर के सैपरेट नेशन की गल नहीं हो रही सी, तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट करता। और कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि 1940 के एक्ट के डोमीनेंस स्टेटस की गल हो रही थी कि इंडिया को आफ्टर वॉर डोमीनेंस स्टेटस मिलेगा। और 1929 के कांग्रेस ने जो है कंप्लीट फ्रीडम स्वराज से जो है रेजोल्यूशन पास किया, तो उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम चाहिए सी, डोमीनेंस स्टेटस की डिमांड वो नहीं कर रही थी। तो इसलिए अगस्त ऑफर के कॉन्स्टेंट असैंबली की डिमांड एक्सैप्ट की गई सी, लेकिन डोमीनेंस स्टेटस और सैपरेट नेशन की वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो उस टाइम ते दो मेजोरिटी की पार्टी सी उन्होंने इनू रिजेक्ट कर दिता। उस तो बाद क्रिप्स प्रपोजल आया सीगा, इनू भी रिजेक्ट कर दिता गया क्योंकि ये भी डोमीनेंस स्टेटस और सैपरेट नेशन की गल नहीं हो रही सी, डोमीनेंस स्टेटस देने की गल हो रही सी। उस तो बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान आया सीगा इनू एक्सैप्ट किया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने, और ये ही बेसिस ते दैन उस तो बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की फॉर्मेशन हुई सी, जिहदी 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई सी। सो बी ऑप्शन ये फर्स्ट है। इस ऑफर के कॉन्स्टेंट असैंबली की जो डिमांड है उन्होंने एक्सैप्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अपना जो स्टेट एम्बलम है वो केड़ी चीज़ है जो मौर्यन डायनेस्टी तो अडॉप्ट की गई है। 4 लाइन्स, चैरेट व्हील, हॉर्स, वर्ड, सत्यमेव जयते। तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा मौर्यन डायनेस्टी तो जो 4 लायंस है अपने वो ले गए हैं सारनाथ
मॉरेंस डायनेस्टी जो सारनाथ वाला एरिया है ਉਹਦੇ पिलर ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਈਨਸ ਲੈ ਗਏ जो स्टेट एम्बलम है। 4 ਲਾਈਨਸ जो है अलग अलग टर्म्स ਨੂੰ डिपिक्ट करता है, मतलब पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। ये 4 वर्ड्स ਨੂੰ ये 4 लाइन्स जो है डिपिक्ट करते हैं। एक तो मतलब है पावर, दूजा करेज, तीजा कॉन्फिडेंस और चौथा प्राइड ਨੂੰ अपने डिपिक्ट करता है। सारनाथ ਦਾ जो पिलर ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ। बॉटम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ जो बेस है ਉੱਥੇ एक ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਾਰਸ ਔਰ ਬੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਐਂਬਲਮ ਹੈ। 4 ਲਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੌਰਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਡ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। और जो 4 ਲਾਇਨਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਂਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਨਾਥ ਦਾ ਜੋ ਪਿਲਰ ਸੀਗਾ ਮੌਰਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। तो गवर्नर जनरल का ऑफिस किहड़े एक्ट तो क्रिएट किया गया सीगा। सब तो फर्स्ट आया से अपना 1773 का एक्ट। 1773 के एक्ट के जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स जो सीगा उस टाइम जो 3 इंपॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की टैरेटरीज सीगे, एक बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास। तो तिन्हां दे विच ही गवर्नर जनरल हुंदे सी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सीगा उन्होंने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पावर दे दी गई सीगी। दैन उस तो बाद जो 1784 का एक्ट आया, इस एक्ट के 1773 तो बाद 1784 के जो एक्ट आया रेगूलेटिंग एक्ट, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उन्होंने कंप्लीटली सारी ही पावर्स दे दी गई सी एज कंपेयर टू बॉम्बे और मद्रास के, कि वो उन्होंने तो सुपीरियर है। दैन उस तो बाद जो है अपना उस तो बाद 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਜੋ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਫਟਰ 1857 ਦੀ ਰਿਵੋਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਇਸਰॉय ਦੀ। लॉर्ड कनिंग जो फर्स्ट वायसरॉय अपने सीगे। तो इत्थे क्वेश्चन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो 1833 के जो चार्टर एक्ट सीगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई सीगी और विलियम बेंटिक फर्स्ट अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सीगे। बी ऑप्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना करैक्ट आंसर है। इत्थे कई इनकरैक्ट दिता होया जो 1858 का सीगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना वायसरॉय की पोजीशन इस्टैबलिश की गई सी, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई सी, नाम भी याद रखना विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल सीगे। नैक्सट क्वेश्चन है Who among the following is known as the father of the Indian Constitution? Very easy question। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सीगे डॉक्टर BR अंबेडकर, और इन्होंने ही मॉडर्न मनु प्लस फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही वर्ड्स इन्होंने लिए यूज किए जाते। ये ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है When did Mr. Attlee, Prime Minister of England, announce the transfer of powers to India? तो मिस्टर एटली ने कदों इंडिया ਨੂੰ पावर ट्रांसफर की गल की सीगी। सो क्वेश्चन है ऑप्शन है फरवरी 1947, अगस्त 1947, जून 1948 और जून 1949। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए कि कदों पावर मिस्टर एटली ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड से उन्होंने पावर ट्रांसफर अनाउंस की सी, उस टाइम ते इंडिया में माउंट बेटन जो है एज अ वायसरॉय काम कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पोस्ट 1858 के एक्ट के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो एज इट इज़ रही सी जो 1833 के एक्ट बनाई गई सी, लेकिन उन्होंने एडिशनल नेम वायसरॉय का भी नाम दे दिता गया सीगा। सो ये वाला जो अपना क्वेश्चन है जो माउंट बेटन प्लान सीगा 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ जुलाई माउंट बेटन प्लान, तो उन्होंने क्या सीगा कि जून 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਨੂੰ सारी पावर ट्रांसफर की जाएगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी। लेकिन उस तो बाद काफ़ी वायलेंस होने लग गया, तो उस चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 अगस्त ਨੂੰ ही इंडिपेंडेंस मिल गई सीगी। तो सी ऑप्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करैक्ट आंसर है। ये वाला ਆਪਾਂ 1947 ਦਾ जो एक्ट पढ़िया ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस किया है कि डेट रखी गई सीगी। नैक्सट क्वेश्चन है हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यदा जो है ये ऑप्शन अपना करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने मूव किया और उसके बेस से ही प्रीएम्बल बनया सी। 36 दे क्वेश्चन का ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है अपना
So our 37th question is, which of the following is correct regarding the Indian Constitution? Indian Constitution the regarding केड़ी statement correct है? First है, it is completely based on the British Constitution. तो ये incorrect है, completely British Constitution ਦੇ ਉੱਪਰ base नहीं है, बहुत सारे countries ਦੇ constitution ਤੋਂ idea लिया गया सी और उन्होंने India ਦੇ according modify किया गया सीगा. Second statement है, it is made only on the basis of Government of India Act 1935. तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਓਨਲੀ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है सैवरल कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर है अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे वेरियस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बहुत सारी चीज़ें आइडिया अडॉप्ट करके अपने इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज मॉडिफाई करके उन्होंने अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया डी है इट इज़ ओरिजिनल तो ओरिजिनल नहीं आप कहांगे बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी ये कुछ चीज़ा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही सी जिदा फंडामेंटल राइट USA के आप उन्होंने तो आइडिया लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया तो आइडिया लिया है तो ओरिजिनल नहीं है बहुत सारी कंट्रीज के बहुत चीज़ा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही सी उन्होंने तो आइडिया लेके आप बनाया तो ये है करैक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सी स्टेटमेंट अपनी करैक्ट है बाकी तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है ये नैक्सट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इन्होंने आप मैच करना कि चीज़ कि नाल है अपनी तो अपनी फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया सीगा वो डायरची इंट्रोड्यूस की गई सी एट सेंटर एंड स्टेट बोथ जिन्हों कि लेटर ऑन रिमूव कर दिता गया सी 1935 के एक्ट के अगर क्वेश्चन है कि डायरची किहड़े एक्ट रिमूव की गई सी तो 1935 के एक्ट रिमूव की गई सी स्टार्ट 1919 के एक्ट की गई सी डायरची तो मतलब है ड्यूअल गवर्नमेंट ये लिखा है आर्टिकल के 1919 का जो एक्ट है कि दो चीज़ा होंगे गवर्नमेंट के कोल मतलब दो पैरेलल गवर्नमेंट्स होंगे डबल रूल होएगा एक सब्जेक्ट ट्रांसफर होंगे सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट होंगे सब्जेक्ट इन द सेंस एग्रीकल्चर ट्रेड इन्होंने सब्जेक्ट कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट के उपर एक गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और ट्रांसफर सब्जेक्ट के उपर एक गवर्नमेंट लॉ बनाएगी मतलब दो गवर्नमेंट ड्यूल गवर्नमेंट चलणगियां डायरची इनू कहते सी 1919 दे विच इंट्रोड्यूस की गई सी नैक्सट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो 1935 का एक्ट सीगा इहदे विच प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिती गई सी क्योंकि वर्ल्ड वॉर सैकेंड का टाइम जो चल रहा सीगा तो उस टाइम पे इंडिया इसका सपोर्ट लैन के लिए क्या गया सीगा कि जो प्रोविंशियल के विच जो डायरची चल रही है डायरची जो चल रही सी इनू हटा दिता जाएगा और ऑटोनॉमी ला दी जाएगी 1919 दे विच प्रोविंसेस और सेंट्रल दोनों के डायरची इंट्रोड्यूस की गई सी लेकिन लेटर ऑन 1935 के एक्ट के प्रोविंसेस नू ऑटोनॉमी देती सी डायरची हटाती थी लेकिन सेंटर के डायरची जो ड्यूअल गवर्नमेंट है वो एज इट इज़ रहेगी ये क्या गया सीगा नैक्सट है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तो यह फेमस है मुस्लिम्स नू सैपरेट इलैक्टोरेट दिता गया सी सेकेंड स्टेटमेंट है ये अपना जो सेकेंड है सैपरेट इलैक्टोरेट दिता गया सीगा डी है कैबिनेट मिशन प्लान तो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग अपनी जो है कॉन्स्टेंट असेंबली बनी सी बहुत बार रिपीट हो गया तो तुम चंगी तरह पता होना चाहिए सो ये अगर आप देखिए तो अपना ए का हैगा 3 ए का 3 स्टेटमेंट्स देखिए ए का अपना 3 डी के दिता होया डी के ही ओनली दिता होया बाकी भी देख लेने दोबारा और ए का अपना है ये 3 बी का हैगा फर्स्ट डी के बी का फर्स्ट भी दिता होया सी का सैकेंड और डी द फोर्थ सी द सेकेंड और डी द फोर्थ तो डी स्टेटमेंट जो है अपना डी ऑप्शन ही करैक्ट है ये चीज़ याद रखनी 1990 के डायरची इंट्रोड्यूस की गई सी बोथ एट प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लैवल तो जिन्होंने 1935 के जो प्रोविंसेस से उन्होंने ऑटोनॉमी देती सी लेकिन सेंटर के डायरची ड्यूल गवर्नमेंट रहेगी ये क्या गया सीगा नैक्सट क्वेश्चन है अपना The amendment procedure laid down in the Constitution of India is on the pattern of तो इंडिया का जो amendment procedure है वो आप केड़ी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो 1935 का एक्ट है ना मेजोरिटी के इन्फ्लुएंस इहदा लेकिन ये आप जो है ज़्यादा पॉलिटिकल वाली जो चीज़ा हैं थोड़ियां वो लिया हुई पॉलिटिकल जो चीज़ा हैं कि इंडिया के इदा होंगे लोक सभा राज्य सभा स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट इदा की जो चीज़ा हैं अपनी गवर्नमेंट दी पॉलिटिकल पार्ट वो 1935 के एक्ट तो लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 तो ये तो कुछ नहीं लिया क्योंकि 1947 के एक्ट में सिर्फ ये दसिया गया सी कदों फ्रीडम मिलेगी कि दो डोमीनियंस बनणगे पाकिस्तान इंडिया किदां उन्हां दी पार्टीशन होएगी किदां पावर का ट्रांसफर होएगा सो ये तो आप कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया हुआ नेक्स्ट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका अपना करेक्ट आंसर है आंसर भी देख के आना तुम्हें
ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट सेशन दिसंबर 9 1947 ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। सचिन नंद सिन्हा फर्स्ट प्रेजिडेंट बने से, उस तो बाद राजेंद्र प्रसाद आए थे 11 दिसंबर ਨੂੰ। और जो कैबिनेट मिशन प्लान ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी ਸੀਗੀ। क्वेश्चन अपना कि फर्स्ट असेंबली ਦੀ जो दिसंबर 9 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਸ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर द डे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।